हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का रीजनिंग का सेट नंबर 2 को। और दोस्तों आपने अभी तक सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। इनकी टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वह है 90, जिसमें कि 80 विद्यार्थी को बर्गर या पिज्जा पसंद है और 62 को केवल बर्गर पसंद है और 56 को केवल पिज्जा पसंद है। यहाँ से पूछा कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से दिया है बर्गर या पिज्जा पसंद कर रहे हैं 80 और यहाँ पर बर्गर और पिज्जा दोनों अलग अलग पसंद कर रहे हैं 62 और 56। यानी कि बर्गर और पिज्जा दोनों को पसंद करने वाले में से अगर हम बर्गर या पिज्जा को घटा देंगे तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ से हो जाएगा बर्गर और पिज्जा पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बर्गर पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्लस का पिज्जा पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और माइनस का हो जाएगा बर्गर या पिज्जा को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ से बर्गर वाला कितना है 62 है और पिज्जा वाला 56 है और बर्गर या पिज्जा 80 है। इनकी आ जाएगा 6 2 8 6 5 11, इनकी 118 माइनस का 80। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 38। इनकी बर्गर और पिज्जा पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो आ गया वो आ गया 38। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जब बर्गर पसंद करते हैं 62 को और टोटल विद्यार्थी है 90 को, यानी कि बर्गर पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा टोटल विद्यार्थी इनकी 90 और माइनस में बर्गर पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कि माइनस का हो जाएगा 62। यहाँ से हो जाएगा ये 62 और 8 70 और 20 90, इनकी बर्गर पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि काउ भागा CW बराबर में है 13 तो काउ का मान क्या होगा। इनकी COW का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है काउ, यानी कि काउ का मान क्या होगा। तो दोस्तों काउ का अगर हम ऑप्शन से बनाते हैं कि काउ का मान अगर हम रखते हैं 272, सी के जगह पर अगर हम रखते हैं 2, ओ के जगह पर 7 और डब्ल्यू के जगह पर अगर रखते हैं 2, तो ये दोस्तों हो जाएगा काउ, इनकी COW और बट्टे में नीचे है CW, यानी कि यहाँ से मान है 272 काउ का और बट्टे में हो जाएगा CW का, इनकी C और W 2 और 2 22, इनके नीचे में हो जाएगा 22। इसको दोस्तों अगर हम कटाएंगे तो हमको 13 आना चाहिए। देखिए हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये 13 दूनी 26, 1 6 दूनी 12 और ये दोस्तों कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा। देखिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी में अगर हम मानते हैं कि काउ का मान जो है वो 195 है तो CW का मान कितना हो जाएगा। CW का मान हो जाएगा 1 और 5 यानी कि 15 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से चेक कर लेते हैं, यानी कि काउ बट्टा में अगर CW करते हैं यानी कि 195 और बट्टे में 15 करते हैं तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 5 15 और ये 36 18 और ये 3 5 15 और ये 13 5 65, यानी कि यहाँ से हमारा मान आ गया 13। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे।
तो ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी। यानी कि यहाँ से पहला जो श्रेणी है वो दिया है 1, 4, 9 डॉट डॉट, और दूसरा श्रेणी भी वो दिया है 1, 8, 27। तो इसमें पूछा है कि इसके अंतर्गत कौन सी ठीक संख्या बैठेगी। तो दोस्तों अगर हम ए श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64। आगे भी ऐसे बढ़ते जाएंगे, और इसको अगर करते हैं आगे इसको बढ़ाते हैं तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ से ये हो जाएगा 4 का क्यूब यानी कि 4 चौके 16 चौके 64, ये 5 का क्यूब, 5 25 25 125, फिर 6 का क्यूब 6 36, और 36 6 का 216, और ये 7 का क्यूब 7 7 49, और 49 7 343, और ये 8 का क्यूब 88 64, और 64 8 512। यानी कि दोस्तों इसमें अगर हम देखते हैं ए और बी में दोनों श्रेणी में, तो दोस्तों केवल 64 ही ऐसे संख्या है जो दोनों में कॉमन आता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा 64 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी हमारा संख्या कॉमन नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। इन कथन है, कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष में दिया है, यदि कार न हो तो प्रदूषण नहीं होगा। दोस्तों कार नहीं रहेगा फिर भी प्रदूषण होगा, क्योंकि प्रदूषण कई प्रकार से फैलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा कथन गलत हो गया। और दूसरा है, डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं, डॉक्टर आई के तरीकों से बहुत कमाते हैं। दोस्तों ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा बी, इसलिए बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। ए है, कुछ टमाटर लाल हैं, कुछ पीले हैं और कुछ हरे हैं। क्योंकि टमाटर जो है उसका रंग कुछ रेड है, कुछ येलो है और कुछ ग्रीन है। और बी में बोल रहा है कि सभी हरे टमाटर खट्टे हैं, क्योंकि सभी जो टमाटर हरा वाला है वो खट्टे हैं। और लाल में से कुछ मीठे हैं, यानी कि रेड में से कुछ टमाटर जो है वो मीठे हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कुछ पीले टमाटर के पके हुए नहीं है। तो दोस्तों ये कथन में कोई भी नहीं दिया है कि पका है या नहीं पका है। निष्कर्ष हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कोई भी लाल टमाटर नहीं है जो खट्टा या मीठा है। लेकिन दोस्तों यहाँ से दिया है कथन में कि कुछ टमाटर जो है रेड वाले वो मीठे हैं। तो दोस्तों ये भी जो हो जाएगा निष्कर्ष 2, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। यानी कि पहला कथन में भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है। और दूसरा कथन है, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष में देख लेते हैं। निष्कर्ष में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। और दूसरा में निष्कर्ष में स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ये जो निष्कर्ष में दिया है दूसरा कि स्वास्थ्य बीमा जो है वो गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, ये दोस्तों कथन में नहीं बोला है कि ये केवल अमीरों के लिए आवश्यक है या गरीबों के लिए आवश्यक है। इसलिए निष्कर्ष 2 हमारा गलत हो गया। पहला में देखते हैं। पहला जो है, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये भी जो है कथन में ये भी नहीं दिया है कि
स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या केवल दिया है कि विनियमित किया जाना चाहिए, यानी कि रेगुलर किया जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1 बराबर में 2, 3 बराबर में 6, 4 बराबर में 8 और प्लस बराबर में माइनस है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? 41 प्लस 34 प्लस 13, यानी कि दोस्तों यहाँ से दिया है 1 बराबर में 2, देखिए यहाँ से किया है 1 गुने में 2, और यहाँ से है 3 बराबर में 6, यानी कि इसमें किया है 3 गुने में 2। ठीक उसी प्रकार 4 को भी किया है 8, क्योंकि 4 को किया है 2 गुना, और यहाँ से बोल रहे हैं कि प्लस बराबर में है, इनकी प्लस जो है वह माइनस है। और दोस्तों यहाँ से हम इसको बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से है 41 प्लस का 34 प्लस का 13, तो दोस्तों जहां पर 4 है वहां पर हो जाएगा 8, और जहां पर 1 है वहां पर हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 82। ये प्लस जो है वो माइनस के बराबर है, ये माइनस, ये 3 की जगह पर 6 और 4 की जगह पर 8, प्लस की जगह पर माइनस, और 1 की जगह पर 2 और 3 की जगह पर 6, यहाँ से हो जाएगा 82 माइनस का 8 6 14 और 6 2 8 और 1 9, यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है, इनकी बिंदु जो है वो लड़कियों की एक पंक्ति में बीच में खड़ी है। बिंदु के बाएं आशा छठी है, क्योंकि बिंदु के बाएं तो बिंदु के ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, जो कि बिंदु के बाएं जो है आशा वो छठी स्थान पर है, यानी कि बिंदु के बाएं छठी स्थान पर है आशा, और बिंदु की 16वीं ऋतु है, यानी कि राइट के बिंदु के राइट से 16वीं स्थान पर जो है वह ऋतु है, जो पंक्ति के एक छोर पर है, यानी कि ऋतु का स्थान अंतिम है दाएं से, और इसके बाद कोई भी लड़की नहीं है। जब बिंदु के दाएं 16 लड़कियां है तो बिंदु के बाएं भी 16 लड़की होगी, क्योंकि बिंदु जो है वो लड़कियों की पंक्ति में बीच में है। यहाँ से 10 तो और होगी लड़की आशा के लेफ्ट। तब पूछा है कि पंक्ति में आशा की स्थिति बाएं से क्या है, क्योंकि आशा की स्थिति जब हो जाएगी, आशा की स्थिति वह हो जाएगी लेफ्ट से, यानी कि बाएं से 10 लड़की ऑलरेडी है इसके बगल में, और ये आशा जो है 10 के बाद है, यानी कि आशा जो है वो लेफ्ट से 11वें स्थान पर है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ से पहला कथन है कुछ अभिनेता गायक है, लेकिन कुछ अभिनेता जो है वह गायक है, और सभी गायक जो है वह नर्तक है। सभी गायक जो है वह क्या है दोस्तों, वह है नर्तक। यहाँ से निष्कर्ष में पहला कुछ अभिनेता नर्तक है, तो कुछ अभिनेता जो है वो नर्तक में जा रहे हैं, ये पहला निष्कर्ष हमारा सही है। और दूसरा हम देखते हैं कि कोई भी गायक अभिनेता नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गायक है वो कुछ अभिनेता है, कि निष्कर्ष दूसरा हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह यानी कि वाट के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। दोस्तों अगर हम इसको जोड़ते हैं टोटल को, तो ये हो जाएगा 11 12 और 5, यानी कि 11 और 12, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 5 28, यानी कि इसका मान आ जाएगा 28। और दोस्तों इसको जोड़कर देखते हैं, ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 15, यानी कि ये भी आ गया 28। तो दोस्तों इसको भी 28 आना चाहिए,
यानी कि ये है 8 7 15, 15 प्लस ये वाट की जगह पर क्या होगा कि 15 में हम क्या जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 28, कि 15 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक कोड में शार्प को 58034 की तरफ लिखा जाए और पुश को 4658 की तरफ लिखा जाए तो RUSH को किस प्रकार कोड किया जाएगा। यानी कि यहां से दिया है शार्प का ASH ARP का कोड दिया है 58034 और पुश को यानी कि PUSH का दिया है कोड 4658। तो RUSH को कोड पूछा है कि RUSH का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहां से वर्ड गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 और ये 5 और दोस्तों कोड कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि सभी अक्षर का एक एक कोड दिया है। इसमें भी चेक कर लेते हैं कि इसका कोड दिया है या नहीं दिया है या कोई और लॉजिक लगाया है। यहाँ से वर्ड है 2 3 4 और कोड है 2 3 4, यानी कि दोस्तों निश्चित हो गए हम कि यहाँ पर जो कोड दिया है वो सभी अक्षर का अलग अलग कोड दिया है। यहाँ से पूछा है RUSH का, तो R का देखते हैं कौन सा कोड किया है, तो R का कोड किया है 3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 और U का किया है 6 और S का देखते हैं तो S का किया है 5 और यहाँ पर 5, यानी कि S का किया है 5 कोड और H का किया है 8, यानी कि RUSH का कोड आ जाएगा 3658, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक पंक्ति में P और Q के बीच कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों यहाँ से दिया है पहली पंक्ति में कि P पंक्ति में 22 से 15वां है और दूसरा में दिया है कि Q जो है वो ठीक बीच में है और उसकी दाहिने तरफ 10 बच्चे हैं, यानी कि Q जो है वो ठीक बीच में है और इसके दाहिने तरफ 10 बच्चे हैं और P जो है वो 22 से 15वां है, यानी कि इधर भी Q के 10 बच्चे होंगे, क्योंकि 10 बच्चे जब Q के दाएं हैं तो 10 बच्चे Q के बाएं भी होंगे और P जो है वह 22 से 15वां है, यानी कि P जो है वो 22 से 15वां है। दोस्तों जब ये हो जाएगा P लेफ्ट से 15वां और टोटल बचे हैं 20 और एक Q का स्थान यानी कि 21 है, कि टोटल बच्चे जो हैं 21, क्योंकि Q के राइट 10 बच्चे हैं और Q के लेफ्ट भी 10 बच्चे हो जा रहे हैं और P जो है वो लेफ्ट से 15वां है, क्योंकि टोटल बच्चे जब आ गया 21 और Q का स्थान आ गया यहाँ से 11वां और P जो है वो लेफ्ट से 15वां है, कि मान लेते दोस्त P जो है वो यहाँ है जिसका स्थान 15वां है, कि P और Q के बीच की दूरी यहाँ से आ जाएगा 4, यानी कि कथन 1 और 2 को दोनों की साथ में जरूरत पड़ेगी P और Q के बीच की बच्चों की संख्या निकालने के लिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएंगी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर में होता है हाफ mv², जिसमें कि बोल रहा है यदि किसी गतिमान पिंड का वेग यानी कि v जो है वह दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसकी गतिज ऊर्जा निकाल देंगे कि हाफ mv यानी कि 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा हाफ mv का 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ से देखते हैं जो पहले से गतिज ऊर्जा था और जो अब जो गतिज ऊर्जा हो जा रहा है इसके वेग का दोगुना होने पर यह हो जा रहा है 4 गुना, यानी कि अब इसकी गतिज ऊर्जा हो रहा है पहले का 4 गुना, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द एग्जैक्टली शब्द से नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ए में देखते हैं, तो ए में हमको जरूरत पड़ता है LATE, इसमें देखते हैं
इसमें कौन कौन सा वर्ड मिल रहा है, क्योंकि एल तो मिल जा रहा है, ए बी है, टी बी है और ई बी है, यानी कि ए हमारा बन जा रहा है। बी का देखते हैं, तो बी में है एल ए सी ई, यानी कि एल ए सी ई, ये भी बन जा रहा है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा में सी एल ई ए टी, सी एल ई ए टी, ये भी बन जा रहा है। और चौथा हम देखते हैं, तो चौथा में एल ए के ई, यानी कि यहाँ से है चौथा में के, जो कि एग्जैक्टली शब्द में के नहीं है, यानी कि जो हमारा वर्ड नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा लेक, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी की अगली संख्या कौन सी आएगी। तो यहां से दिया है 0, 7, 26, 63, 124 और 215। तो दोस्तों अगर यहां से इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर है 7 का और इसका अंतर है 26 में से 7 जाएगा यानी कि 19 का, और इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर है 13 में से 6 जाएगा 7 और 5 में से 2 जाएगा 3, और इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर है 4 में से 3 जाएगा 1 और 12 में से 6 जाएगा 6, और इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर है 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 11 में से 2 जाएगा 9, और आगे वाला पूछा है। फिर दोस्तों इसका देखते हैं अंतर, ये हो जा रहा है 12 का, और इसका अंतर देखते हैं, ये हो जा रहा है 7 में से 9 नहीं जाएगा यानी कि 17 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये 2 में से 1 जाएगा क्योंकि इसका अंतर आ जा रहा है 18, और इसका अंतर आ जा रहा है 11 में से 7 जाएगा 4 और ये 5 में से 3 जाएगा 2, और इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर आ जा रहा है 1 में से 1 जाएगा 0 और 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि यहाँ से ये जो वृद्धि हो रहा है ये हो रहा है 6, फिर इसमें हो रहा है 6, फिर इसमें हो रहा है 6, यानी कि यहाँ पर भी होगा 6 की वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ से इसका अंतर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर कोई संख्या रहता ये हो जाता 30 प्लस 6 यानी कि 36। तो दोस्तों यहाँ से 36 अगर इसमें 91 में जोड़ेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा कि 6 और 1 7 और 9 और 3 12, यानी कि 127 का अंतर यहाँ पर आता है। ठीक है दोस्तों, 127 का अंतर किसमें होता है, ये होता अगर यहाँ पर कोई संख्या रहता। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या निकालने के लिए अगर हम 127 को 215 में जोड़ देंगे तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगा, क्योंकि इसका अंतर है। यहाँ से हो जाएगा वाट बराबर में 215 और प्लस का 127, ये हो जाएगा 7 है 5 12 के 2 80, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 और 1 3, क्योंकि 342 यहाँ पर संख्या हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी 8 14 26 48 98 194 386 का कौन सा पद गलत है। यानी कि दोस्तों यहाँ से दिया है 8 14 26 48 98 194 और 386 दिया है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये किया है 8 गुने में 2 यानी कि 8 दूनी 16 माइनस का 2, ये हो जाएगा 14, और यहाँ से अगर करते हैं 14 गुने में 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 में से 2 जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 26, और इसको दोस्तों करते हैं अगर हम 26 गुने में 2 माइनस का 2 यानी कि हो जाएगा 26 दूनी 52 माइनस का 2 यानी कि 50। तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए था 50 लेकिन है 48। आगे देखते हैं ये गलत है या और कोई गलत है, क्योंकि यहाँ से अगर हम करते हैं 50 गुने में 2 और माइनस का 2 यानी कि 50 दूनी 100 माइनस का 2 यानी कि ये हो जाएगा 98, क्योंकि यहाँ से इसके बाद जो सीरीज चल रहा है वो सही चल रहा है, क्योंकि 48 ही हमारा गलत पद है। 48 के जगह पर अगर 50 होता तो ये सही होता है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ऊपर दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। ये जो दोस्तों त्रिभुज का निर्माण हुआ है, ये हुआ है एक त्रिभुज, और इसी का बेस पर आगे बढ़ाते हुए दो ठो त्रिभुज, यहां से एक ठो लाइनिंग है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहां से देखते हैं तो ये कितना त्रिभुज निर्माण कर रहा है, यह कर रहा है एक, और ये पूरा दो, जब इसमें दो हो गया तो इसमें भी हो जाएगा दो, यानी कि दो प्लस का दो। और इधर देखते हैं, इधर कर रहा है ये एक, और ये पूरा दो, यानी कि प्लस का दो और हो गया। उसके बाद और किया है, यहां से एक तो इसको मिलाते हुए लाइन खींच दिया है। तो दोस्तों जब ये लाइन खींच देगा तो ये एक ठो त्रिभुज हो जाएगा और ये एक ठो त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि दो ठो और त्रिभुज बढ़ गया। और इसी को मिला दिया है इसके बीचों बीच। तो जब दोस्तों इसके बीचों बीच मिला देगा, यहां से एक तो ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, और एक तो ये, और एक तो ये, यानी कि प्लस का तीन और हो गया। और ये पूरा का हो गया एक, और ये एक ठो, दो ठो, और ये तीन ठो, चार ठो, चार ठो और त्रिभुज हो गया। टोटल त्रिभुज कितना हो गया, टोटल हो गया दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ चार बारह, बारह और चार 16। ये टोटल त्रिभुज की संख्या आ गया यहाँ से हमारा 16। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिन्ह समान अनुपात के बाईं ओर के पहले दो नंबर एक खास तरीके से जुड़े हैं, वही रिश्ता चिन्ह जो है समान अनुपात की दाईं ओर की नंबरों की दूसरी जोड़ी के लिए भी है, जिनमें से एक लापता है। विकल्पों में से लापता नंबर का पता लगाएं। क्योंकि यहाँ से दिया है 27 और यहाँ से दिया है 9, और यहाँ से दिया है 125, और यहाँ पर दिया है, मान लेते हैं कि x दिया है। तो ये दोस्तों किया है 3 का क्यूब, और ये किया 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों इधर भी हो जाएगा 5 का क्यूब, तो दोस्तों इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, यानी कि x के जगह पर 25 होगा। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी और ई नामक 5 मित्रों में बी सी से बड़ा है, जबकि डी और ए ई से बड़े हैं। यदि उम्र में ए जो है सी और ई के बीच है, तो निम्न में से कौन सा सही है। क्योंकि बी जो है वो सी से बड़ा है, तो बी जो है वो सी से बड़ा है, जबकि डी और ए ई से बड़े हैं। यदि उम्र में ए जो है सी और ई के बीच में है, क्योंकि ए जो है वो सी और ई के बीच में है। तो दोस्तों अगर ए यहाँ पर आएगा तो ई इसके नीचे रहेगा, क्योंकि ए जो है सी और ई के बीच में। और यहाँ से दिया है कि डी और ए ई से बड़े हैं, क्योंकि डी और ए जो है वो ई से बड़े हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि डी जो है वो यहाँ पर है, तो दोस्तों डी और ए ई से बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से दिया है कि बी जो है वो डी से छोटा है, बी जो है वो डी से छोटा है। ये दोस्तों हम कह नहीं सकते हैं कि बी जो है डी से छोटा है या डी जो है वो बी से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर कोई इसका स्थान निश्चित नहीं किया है। और दूसरा ऑप्शन में कि डी जो है वो सी से बड़ा है, तो दोस्तों ये भी नहीं कह सकते हैं कि डी जो सी से बड़ा है या बराबर है। और तीसरा में है कि सी और डी एक ही उम्र के हैं, यानी कि सी और डी एक ही उम्र के हैं, ये भी नहीं कह सकते कि एक ही उम्र के है या छोटे या बड़े हैं। ये भी हमारा गलत हो गया, कि तीनों हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और डी में देखते हैं कि डी में सी जो है वो ई से बड़ा है, कि सी जो है वो ई से बड़ा है। ये दोस्तों कथन निश्चित रूप से ही सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को
एक सार्थक अनुक्रम में लगाएं और विकल्पों में से एक उपयुक्त संख्या अनुक्रम का चयन करें। यहाँ से दिया है, एक में इंद्रधनुष, दूसरा है खुश, तीसरा है बादल, चौथा बारिश, पांचवा बच्चे और छठवां सूरज। तो दोस्तों यहाँ से इसको हम बैठाएंगे। दोस्तों यहाँ से पहले बादल आएंगे, यानी कि जब बादल आएंगे तो बारिश होगा, जब बारिश होगा तो बारिश होकर बंद हो जाएगा, और जब बारिश होकर बंद हो जाएगा तो सूर्य निकलेंगे। जब सूर्य निकलेंगे जब सूर्य निकलेंगे तो उसके बाद इंद्रधनुष दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। इंद्रधनुष जो है दोस्तों, ये बारिश होने के बाद जब सूर्य निकलते हैं तो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें रह जाती है वायुमंडल में, तो उसी का दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन और परिवर्तन होता है, तब जाके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और जब इंद्रधनुष बनेंगे तो बच्चे जो हैं, इनकी बच्चे वो इंद्रधनुष को देखकर खुश हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से हमारा नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बादल कितने पर है, 3 पर, बारिश 4 पर, सूर्य 6 पर, इंद्रधनुष 1 पर, बच्चे 5 पर, और खुश कितना है, यह है 2 पर। यानी कि 3 4 6 1 5 2, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि थम्पिंग को MUHT-GNIP के रूप में कोड किया जाता है तो परसीव को कैसे कोड किया जाएगा। यानी कि यहाँ से किया है THUMPING को कोडित किया गया है MUHT-GNIP। तो हमको कोडित करना है PERCEIVE को। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से किया है H को तीसरे स्थान पर, यानी कि दूसरे स्थान वालों को किया है तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान वालों को किया है पहले स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ से हम करेंगे दूसरे वाले को तीसरे स्थान पर और चौथे वाले को पहले स्थान पर। यानी कि यहाँ से चौथा वाला आ जाएगा हमारा C, तो यह जाएगा पहले स्थान पर, क्योंकि C यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे स्थान पर हो जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि E हो जाएगा तीसरे स्थान पर, तो एक स्थान छोड़कर तीसरा स्थान हो जाएगा। और यहाँ से T देखते हैं, तो T जो है दोस्तों, तो पहले स्थान वाला जो है T, उसको कर दिया है चौथे स्थान पर, क्योंकि P हो जाएगा हमारा चौथे स्थान पर। और यहाँ से U को देखते हैं, यानी कि तीसरे स्थान पर U है, उसको कर दिया है दूसरे स्थान पर, क्योंकि R जो है यहाँ पर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं P को, तो P जो है पांचवा स्थान पर, उसको किया है लास्ट में, यानी कि E जो है पांचवा स्थान पर, ये हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये हो जाएगा E यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों अगर I को देखते हैं, तो I को किया सेकेंड लास्ट, यानी कि I हो जाएगा ये सेकेंड लास्ट, तो ये हो जाएगा I यहाँ पर। और N को देखते हैं, तो N को किया है लास्ट थर्ड, यानी कि ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा लास्ट थर्ड, और G को किया है लास्ट फोर्थ पर। E जो हो जाएगा वो हो जाएगा P के बगल में, क्योंकि हमारा कोड आ गया CREPEVIE। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये दोस्तों ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोनाली की स्कूल बस उसके घर से लेती है और उसके स्कूल पहुंचने के लिए एक दायां मोड़ और फिर लगातार 2 बायां मोड़ और फिर लगातार 2 बायां मोड़ लेती है। यदि स्कूल पहुंचने पर बस का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो सोनाली के घर से निकलते समय बस का मुंह किस दिशा में था। पहले है दोस्तों दायां मोड़, यानी कि एक है राइट, फिर लगातार 2 बायां मोड़, यानी कि लेफ्ट है 2, उसके बाद और फिर लगातार 2 बायां मोड़, क्योंकि और 2 तो है बायां मोड़। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं कितना है लेफ्ट है 4, जिसमें कि राइट है 1। यहाँ से कितना लेफ्ट ले रही है, ये लेफ्ट ले रही है 3। तो दोस्तों 3 बार हम लेफ्ट
लास्ट में घूम जाएंगे, क्योंकि यदि स्कूल पहुंचने पर बस का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, ये बस का मुंह जो है वो यह दक्षिण दिशा की ओर है, और ये नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो दोस्तों हमको 3 बार लेफ्ट घूमना है, तो 3 बार लेफ्ट घूमेंगे, ये हो जाएगा 1 बार लेफ्ट, इधर चलेंगे यानी कि ये हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर, फिर चलेंगे लेफ्ट, ये हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर, और फिर चलेंगे लेफ्ट तो ये हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। क्योंकि सोनाली के गांव से निकलते समय बस का मुंह जो था वो पश्चिम दिशा की ओर था, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में संख्या एक प्रवृत्ति का पालन करती है, प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या लेगी? इनकी यहाँ से 10 और 7 और 51, और यहाँ से 5 11 96, यहाँ से 8 12 वाट है, इनकी इसके स्थान पर क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम इसको करते हैं 10 + 7 17, और 10 - 7 3, यानी कि 17 गुने अगर 3 करते हैं तो ये हो जा रहा है 17 × 51। तो दोस्तों इसको भी देखते हैं कि 11 5 16, 16 और 11 - 5 यानी कि 6, तो गुने में 6, तो ये दोस्तों हो जा रहा है 96। तो दोस्तों इसको भी करेंगे कि 12 8 20, और गुने में करेंगे 12 8 का अंतर यानी कि 4, तो यहाँ पर दोस्तों जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 20 चौके 80, यहाँ पर हो जाएगा 80, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बी सी से कैसे संबंधित है? यहां से जो दिया है ए और बी भाई है, ए और बी ये दोनों भाई है यानी कि पुरुष है, सी और डी बहनें हैं, तो सी और डी को अभी छोड़ देते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा जो है यहाँ पर ये इसका हो जाएगा बेटा, वह डी का भाई है, क्योंकि डी इसकी बहन हो गई, यानी कि ये हो गई फीमेल और ये हो गया मेल, और सी और डी बहनें हैं, यानी कि सी भी हो जाएगी ए के बेटे का बहन। तो दोस्तों यहाँ से पूछा है कि बी जो है वो सी से कैसे संबंधित है, कि बी जो है यहाँ पर ये सी का क्या लगता है? ये दोस्तों बी का ये भाई हो गया, कि भाई का बेटा भतीजा, और ये हो गई भतीजी, यानी कि बी जो है वो सी का चाचा है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कुट भाषा में मॉक डाउन सील का तात्पर्य है नाइस बिग हाउस, और फिट कॉन डाउन का तात्पर्य है हाउस इज गुड, और वार्म टिर फिट का तात्पर्य है पोस्ट इज हाई। तो इस भाषा में गुड के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों इसको हम लोग काटेंगे, यानी कि यहाँ से देखते हैं पहले में, तो पहला में मॉक डाउन सील और दूसरा में है फिट कॉन डाउन, यानी कि इसमें है डाउन कॉमन और इसमें है डाउन कॉमन। तो दोस्तों इसमें देखते हैं इसका तात्पर्य कौन सा कॉमन आता है, इसमें नाइस बिग हाउस और इसमें है हाउस इज गुड, यानी कि इसमें जो आ रहा है कॉमन वो आ रहा है हाउस, यहाँ से हो जाएगा हाउस का कोड डाउन, यानी कि हाउस का यहाँ से कोड हो जाएगा डाउन। फिर दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों इसमें है वार्म टर फिट, यानी कि यहाँ से वार्म टर फिट, और यहाँ पर है, तो दोस्तों फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर है फिट कॉन डाउन, और यहाँ पर वार्म टर फिट, यानी कि फिट यहाँ पर एक कॉमन हो रहा है और यहाँ पर एक कॉमन हो रहा है, और इसका तात्पर्य देखते हैं कौन सा कॉमन हो रहा है, यानी कि इसका तात्पर्य जो कॉमन हो रहा है वो हो रहा है हाउस इज गुड, और यहाँ पर है कोस्ट इज हाई, यानी कि यहाँ से इज इसका कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा इज का कोड फिट, यानी कि इज का कोड आ गया फिट है। और पूछा दोस्तों गुड का, यहाँ पर अकेला बच गया है, यहाँ पर अकेला बच गया है गुड, और यहाँ पर अकेला कौन सा बच गया है कोड, ये अकेला बच गया है कॉम, यानी कि यहाँ से हम दोस्तों आ गया गुड का कोड
कौन, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 दोस्त अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इलंगो उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं। अरुणा बाला के बगल में बैठा है, दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा है, इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, दिनेश कहाँ पर बैठा है, यानी कौन सा स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों यहां से अगर हम देखते हैं, देखिए 5 दोस्त हैं जिनका मुंह उत्तर की ओर है, क्योंकि ये जो बैठे हैं वो इस तरह इनके उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जिसमें कि इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर है, क्योंकि इलंगो जो है वो यहाँ पर है। उसके बाद है अरुण बाला के बगल में बैठा है और दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, और दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा है, क्योंकि दिनेश जो है वह यहाँ पर नहीं बैठा है, और चीनू जो है वह दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्योंकि चीनू का स्थान जो है वह दाएं से दूसरे स्थान पर, तो दाएं से पहला और ये दूसरा, यानी कि चीनू का स्थान जो है वह दाएं से दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों यहाँ से दिया कि अरुण जो है वो बाला के दाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों अगर अरुण को हम यहाँ बैठा देते हैं तो बाला कहाँ बैठेगा, इसके दाईं ओर, क्योंकि बाला यहाँ पर बैठ गया। तो दोस्तों कितने बैठ गए, 1 2 3 और 4 बैठ गए। तो कौन बचा है, अब जो बचा है वो बचा है दिनेश, क्योंकि दिनेश का स्थान आ जाएगा दाएं सिरे पर। यहाँ से बोला दिनेश कहाँ पर बैठा है, तो दिनेश जो बैठा है वह दाएं और सिरे पर है, क्योंकि दाएं और सिरे पर है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया। वो 25 मीटर चला और बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया, कि राम का मुंह जो है वो दक्षिण की ओर है और यह चलता है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर चल दिया, फिर उसके बाद बाएं मुड़ गया, कि इसका ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो वो लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ये चला 25 मीटर और फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, कि इसका अब राइट हो जाएगा ये और लेफ्ट हो जाएगा ये। लेफ्ट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ये चल दिया यहाँ से 30 मीटर। तो बोल रहा है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी कि यहाँ से ये कितनी दूर है। तो यहाँ से दोस्तों कितनी दूर है, यहाँ से ये दूरी है 25 मीटर, और किस दिशा में, तो वो अभी है पूर्व दिशा में। यानी कि यहाँ से हम लेते हैं तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। यानी कि राम जो है वो 25 मीटर पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है तथा नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो कक्षा में कितने छात्र थे। यानी कि गुड्डू का स्थान जो है ऊपर से 16वां है, यानी कि ऊपर से गुड्डू का स्थान यहाँ से 16वां है। तो इसके ऊपर कितने व्यक्ति हैं, इसके ऊपर व्यक्ति अभी है 15 ठो, और नीचे से 29वां था। नीचे से यही स्थान इसका जो था यह था 29वां, क्योंकि यह 29वां स्थान पर था। तो इसके नीचे कितने थे, इसके नीचे थे 28 व्यक्ति। तो दोस्तों कुल कितने व्यक्ति हो गए, टोटल व्यक्ति हो गए यहाँ से टोटल व्यक्ति वो हो गए 15 प्लस का 28 और प्लस का 1
गुड्डू कि 28 और 1 29, 29 और 5 34, 34 और 10 44, यानी कि अभी तक ये हैं टोटल लड़के 44 है, जिसमें कि बोल रहा है 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। इनकी प्लस के करेंगे 6 छात्र और जो थे वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, कि 5 जो छात्र और थे वो फेल हो गए थे। तो और प्लस 5 करेंगे, यहाँ से टोटल आ जाएगा छात्र, टोटल छात्र ये हो जाएगा 44, 6 50 और 5 55। टोटल छात्र जो थे वो 55 थे, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 92, 78, 54, 61 के अंकों को आरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो प्राप्त संख्या में कितने अंक ऐसे हैं जो पुनर्व्यवस्थित से पूर्व और बाद में एक ही स्थान पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अक्सर हम लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि आरोही मतलब सबसे बड़ा होता है, यानी कि बढ़ते क्रम होता है या घटते क्रम। तो दोस्तों यहाँ से आरोही है कि रोही, और एक होता है अवरोही। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, कि जब छोटा होगा तो दोस्तों बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, और ये दोस्तों ये बड़ा है तो इसमें जाएंगे छोटे से बड़े की ओर। यहाँ पर संख्या दिया है 92, 78, 54 और 61। तो दोस्तों आरोही दिया है, यानी कि बड़े से छोटे में जाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 9, उसके बाद 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3 नहीं है, 2 और 1। और यही बोला है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्राप्त संख्या में कितने ऐसे हैं जो पुनर्व्यवस्थित से पूर्व और बाद में एक ही स्थान पर हैं। यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद भी ऐसे कितने संख्या हैं जो अपने उसी स्थान पर हैं जो कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले थे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले स्थान पर है 9, यहाँ पर भी पहले स्थान पर 9, यानी कि एक संख्या मिल गया। फिर दूसरे स्थान पर देखते हैं तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर है 2, लेकिन यहाँ पर है 8 है, और तीसरे स्थान पर है 7, और यहाँ पर तीसरे स्थान पर 7, इनकी एक तो और मिल गया। उसके बाद चौथे स्थान पर है 8, लेकिन यहाँ पर चौथे स्थान पर है 6, और यहाँ पर पाँचवें स्थान पर 5, और यहाँ पर पाँचवें स्थान पर 5, एक तो और मिल गया। उसके बाद छठे स्थान पर है 4, और यहाँ पर भी छठे स्थान पर 4, इनकी एक तो और मिल गया। और ये सातवें स्थान पर है 6, लेकिन यहाँ पर सातवें स्थान पर 2, और ये लास्ट स्थान पर है 1, और यहाँ पर भी लास्ट स्थान पर 1, इनकी एक तो और संख्या मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर कितना संख्या मिल गया जो कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद भी यह उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले थे। तो वो संख्या है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इसमें जो है वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग ठीक से देख लीजिएगा प्रश्न गलती है या ऑप्शन ही गलती है, लेकिन ऐसे करने पर इसका जो मान आएगा वो 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में एक कथन के 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन में उम्मीदवारों को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। निष्कर्ष है 27 साल से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये तो नहीं दिया कि 27 वर्ष से जो कम आयु के व्यक्ति है वह ऊर्जावान है या नहीं है। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 32 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति युवा नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये जो निष्कर्ष दूसरे का दिया है इसमें भी दोस्तों वेरीफाई नहीं किया है कथन में कि 32 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति युवा होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारा दोनों का निष्कर्ष गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए
प्रश्न का उत्तर दें कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं, क्योंकि 8 व्यक्ति जो हैं वह वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सभी का मुख केंद्र की ओर है। बी जो है वो एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कि बी जो है वो एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों मान लेते कि एफ यहाँ पर बैठा है, तो बी कहाँ बैठेगा? एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, क्योंकि 1 2 तीसरे स्थान पर बैठेगा यहाँ पर बी, और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्योंकि एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठेगा बी। तो दोस्तों एच को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो इसका हो जाएगा ये बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है कि सी जो है वो ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्योंकि ए जो है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों कौन सा है उसका जगह? और ये यहाँ पर भी नहीं है। ए का जगह जो है वो ए का जगह यहाँ पर है। ठीक है, ई जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कि ई जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ई जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता और ई यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। तो बैठेगा कहाँ? ई जो बैठेगा वो बैठेगा या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर बैठेगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। जी जो है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों अगर हम डी को यहाँ पर बैठाते हैं तो जी कहाँ बैठेगा? जी जो बैठेगा और डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। कि जी जो बैठेगा वह 1 और 2, यानी कि जी यहाँ पर बैठेगा डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। और दोस्तों यहाँ से दिया है कि सी जो है वो ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों जब ए यहाँ पर बैठ गया तो इसके चौथे स्थान पर सी हो जाएगा बाईं ओर, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि सी जो बैठ रहा है वह यहाँ पर बैठ रहा है। तो दोस्तों कितने व्यक्ति बैठ गए? इसको हम लोग मिटा देते जो नहीं बैठे हैं, यानी कि ये यहाँ पर नहीं बैठ गया है, यहाँ पर सी बैठ गया है, यहाँ पर डी बैठ गया है और यहाँ पर जी बैठ गया है। तो दोस्तों अभी कितने व्यक्ति बच गए हैं? अब व्यक्ति बच गए हैं 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 7, कि एक व्यक्ति बच गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बैठेगा वो बैठेगा यहाँ पर कौन सा बच गया है? ई बच गया है, क्योंकि यहाँ पर बैठेगा ई। तो प्रश्न में बोला है अतः एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? कि एच के एकदम दाईं ओर कौन है? ई है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। पहला कथन में है कि एम छोटा है ए से और ए जो है वो छोटा या बराबर है एल से, और एल बराबर है बी से, और बी छोटा है बी से, लेकिन बी जो है वो बी से बड़ा या बराबर है। जो कि निष्कर्ष पहला में दे रहा है कि बी जो है वो बड़ा है ए से। तो दोस्तों कथन देखते हैं, बी जो है वो बड़ा है ए से, कि बी बड़ा है बी से, और बी जो है वो बराबर है एल का, और एल बड़ा या बराबर है ए का, यानी कि बी बराबर है एल और एल बराबर है ए। तो बी बड़ा है जब बी से तो बी बड़ा होगा ए से, कि पहला कथन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं कथन में। दूसरा जो बोल रहा है कि टी जो है छोटा या बराबर है एन से। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर टी है भी नहीं किया है, दूसरा कथन हमारा ऐसे ही गलत हो गया। और तीसरा देखते हैं, तीसरा में दिया है कि भी जो है वो बड़ा या बराबर है ए से, कि भी जो है वो बड़ा या बराबर है ए से, कि भी जो है जो एल के बराबर है, लेकिन एल जो है वो ए से बड़ा या बराबर है, कि भी जब एल से बड़ा है तो ये भी जो है वो ए से भी बड़ा होगा। तीसरा कथन भी हमारा
सही है, क्योंकि 1 और 3 कथन सही है, इसलिए हम यहाँ से ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले 2 दिनों के दौरान भारी बेमौसम बरसात ने राज्य में सामान्य जनजीवन ठप कर दिया है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई, किंतु इससे राज्य से भारी जल संकट की समस्या में बहुत राहत हुई है। तो कार्रवाई में पहला है, इस संकट भरी परिस्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए। और दूसरा में, राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पेयजल के प्रयोग संबंधी सभी प्रतिबंध सरकार को तुरंत हटा देने चाहिए। और तीसरा में, राज्य में सभी प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार को राहत सामग्री भेजनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से जो दिया है कथन 2 में कि राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पेयजल के प्रयोग संबंधी सभी प्रतिबंध सरकार को तुरंत हटा देने चाहिए, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, इसलिए दोस्तों हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए, क्योंकि क्यू के दाईं ओर और एस के बाईं ओर पी है, यानी पी जो है और क्यू के दाईं ओर है और एस के बाईं ओर है। यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, यानी क्यू के बाईं ओर आर है लेकिन यू के दाईं ओर आर है। और प्रश्न में बोल रहा है कि इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए, कि 2 यहाँ से व्यक्ति हो गया और ये 2 यहाँ से व्यक्ति हो गया, कि बीचों बीच में कौन सा आ गया व्यक्ति, वो आ गया क्यू, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको रीजनिंग का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं सेट नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।